Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter last. As you demand me that कि एक टॉपिक जो पथ टू मॉडर्नाइजेशन का है सर उसे बताइए। तो हमने हालांकि इस चैप्टर को आपको पहले ही कई बार पढ़ा चुका है मैंने, लेकिन फिर भी आपने कहा कि एक बार फिर से सर एग्जाम के पहले इसको डिस्कस किया जाए इस पे। तो फिर हम इस टॉपिक को फिर मैंने लिया। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू डू हार्ड वर्क बिकॉज एज यू नो दैट योर एग्जामिनेशन इज scheduled. It will be running on 6th February. So that's why you have very little bit time. आपके पास बहुत कम समय है और ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन वर्क करना है। क्वेश्चन को लिखिए, फ्रेम करिए, आंसर लिखिए, जो नहीं आता है वो चीज़ें डिस्कस करिए। अ लॉट ऑफ मटेरियल that has uploaded on your APS portal. If you will see, if you will watch, and if you have observed this, then I think you will not be faced any type of problem. Accept it. Teacher also took the classes. They discussed every and each matter in your class, offline class also. आपके ऑफलाइन क्लास में भी उसमें काफ़ी चर्चाएं हुई। इवन कि सारे लोग स्कूल नहीं आए, इवन कि सभी लोगों ने तमाम सारे अपनी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम या एक्सक्यूजेज जो भी कहें, और पैंडेमिक भी है तो नो वन फोर्स यू कि आप स्कूल ही आइए, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्कूल आए और स्कूल में बच्चों ने काफ़ी कुछ कवर किया। नो डाउट कि उनमें उनके परफॉर्मेंस में उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में जो सब्जेक्ट से संबंधित थी वो दूर हुई होगी। फिलहाल आपने कहा तो हम फिर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अ पथ टू मॉडर्नाइजेशन, पथ टू मॉडर्नाइजेशन। Path to modernization. My dear, this is your chapter, and as you know that in this chapter we studied about some information, especially the two countries, Japan and America. We were discussing Japan and their political system. Japan and their political system they had completed. हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था, पढ़ा था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हमें आज पढ़ना है, वो टॉपिक है द मेजी रेस्टोरेशन। The Meiji Restoration. आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मेजी रेस्टोरेशन, मेजी वंश की पुनर्स्थापना क्यों हुई? I hope you have remember about that. Some information given by me in your previous class. हमने आपकी पिछली क्लास में मेजी रेस्टोरेशन से संबंधित कुछ बातें कही थी। इवन कल की क्लास में, मतलब प्रीवियस वन डे स्टडी क्लास, आपने कहा कि चर्च एंड सोसाइटी पे बता दीजिए। तो बीच में हमने इस चैप्टर को कंटिन्यू ना करते हुए, ब्रेक करते हुए आप कुछ टॉपिक डाले थे। फिर आपकी कुछ डिमांड आएगी, फिर आप कुछ कहेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना है।
क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट तो हो चुका है, अभी सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, देखना है माय डियर स्टूडेंट। ओके, सो अब मेजी की पुनर्स्थापना क्यों हुई? मैंने आपसे कहा था कि इंपरर कि सभी पावर को कौन एक्सरसाइज कर रहा था? हु एक्सरसाइज द पावर ऑफ इंपरर? आपको याद होगा मैंने कहा था शोगुन्स they exercise the power of emperor. But during the 19th century तक आते आते 19th सेंचुरी तक आते आते 60 में लिख दीजिए, सेंचुरी तक आते आते शोगुन्स की सत्ता को खत्म करके एक बार फिर इंपरर को क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया, रिस्टोर किया गया, और यही है मेजी रेस्टोरेशन। क्यों किया गया? क्योंकि जो जापान है, जापान की लोकेशन काफी महत्वपूर्ण थी। जापान एक ऐसे रूट पे था जो पैसिफिक ओशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, या ट्रेड रूट पे था, ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर है। पैसिफिक ओशन में ट्रेड रूट पे था। ट्रेड किसके साथ? तो कहता है चाइना के साथ। और जापान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही देश व्यापार कर रहा था, हॉलैंड। हॉलैंड के अलावा कोई और देश नहीं था जो जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। लेकिन अब चीन के साथ व्यापार करने के लिए यूएसए को, अमेरिका को जापान की स्थिति काफी महत्वपूर्ण दिखी। जापान उस ट्रेड रूट पे था। जापान से न केवल वो अपने चीजों को क्या कर सकते थे, जापान से अपने जहाजों को वो फ्यूल कर सकते थे। जापान से चीन जाने के मार्ग पे जापान स्थित था, इसलिए जापान में वो रुक सकते थे और जापान से भी व्यापार कर सकते थे। इसलिए जापान को वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते थे। उन्होंने किया भी। उन्होंने अपने कमांडर मैथ्यू पेरी को जापान भेजा और उनसे कुछ स्पेसिफिक राइट लेने की बात की। जापान में मैथ्यू पहुंचे। आई मीन टू से दैट कि अब जापान में मेजी रेस्टोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुके थे। मेजी कहते हैं कि इंटरनल डिसकंटेंट coincided with the demands for trade and diplomatic relation. In 1853, the USA sent Commander Matthew Perry, 1794 to 1858, to Japan to demand that the government sign a treaty that would permit trade and open diplomatic relation, which it did the following year. Japan lay on the route to China, which the USA saw as a major market. Also, they are wishing ship
in the Pacific needed a place of refuel. At the time, there was only one Western country that treated Japan, that was Holland. My dear student, these all information given by me. मैंने इन सारी चीज़ों पे डिस्कस आपसे किया. अब आगे देखिए, कहता है कि पेरिस अराइवल हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन जापान पॉलिटिक्स. पेरिस का जापान पहुंचना जापानी राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था, महत्वपूर्ण स्टेप था. द एम्परर हु टिल देन had little political power now re-emerged as an important figure. In 1868, a movement forcibly removed that shogun from power and brought the emperor to Edo. 1868 तक आते आते पावर अब एम्परर के हाथ में आ गई, शोगुन से हाथ से निकल गई. कहता है कि दिस वॉज मेड द कैपिटल एंड नेम टोक्यो विच मीन्स ईस्टर्न कैपिटल. और फिर राजा ने एडो को अपनी राजधानी बनाई और यही एडो जापान की सेंट्रल राजधानी बनी, टोक्यो, जो आज भी है. ऑफिशियल एंड द पीपुल वर अवेयर दैट द सम यूरोपियन countries were building colonial empire in India and elsewhere. News of China being defeated by the Britishers was following in, and this was even the depicted in the popular plays, so that there was the real fear that Japan might be made a colony. Many scholars and leaders wanted to learn from the new ideas in Europe rather than ignore them as a Chinese were doing. Others sought to exclude the Europeans even while being ready to adopt the new technologies they offered. Some argued for the gradual and the limited opening to the outer world. The government launched a policy with the slogan, the Fukoku Kohei, rich country, strong army. They realized that they needed to develop their economy and build a strong army. Otherwise, they would face the prospect of being subjected like India. To do this, they needed to create a sense of nationhood among the people and transform subject into citizen. My dear student, this is the very important information which you have to think. Why Japan became developed and China not developed. आप यहां से इन चीजों को ले सकते हैं. जब 19th सेंचुरी में चीन में कॉलोनी बनी, ब्रिटिशर्स पहुंचे, उन्होंने उनको इन्वेट किया, तो जापान में इस बात का भय हुआ कि कहीं जापान भी कॉलोनी ना बन जाए, और इसलिए जापान ने अपने स्वरूप को बदलना शुरू किया. जापानियों ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया. जापानियों ने उन चीजों को एक्सेप्ट किया, उन चीजों को अडॉप्ट किया जो उस समय की सबसे जरूरी और आवश्यक तत्व थे. क्या, कौन सी चीजें थी और क्या आवश्यक थी? तो कहता है कि दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो बहुत ही आवश्यक चीज ये थी कि वो अब चाइनीज कल्चर की तरह वेस्टर्न कल्चर की अच्छी बातों को अडॉप्ट ना करना, इस पॉलिसी को वो छोड़ दें. जापानियों ने ऐसा ही किया. जापानियों ने अपने कल्चर को तो बनाए रखा, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने नारा दिया कि एक रिच कंट्री एंड पावरफुल आर्मी,
रिच कंट्री और पावरफुल आर्मी का जो उनका नारा था, वो अब ये कह रहा था कि किसी भी रिच कंट्री का मतलब हम इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो, और पावरफुल कंट्री का मतलब था कि पावरफुल आर्मी का मतलब था कि पावरफुल कंट्री। तो अब यहां पे दो चीजें आ गई, पावरफुल आर्मी के साथ साथ रिच कंट्री, और इन लोगों ने अपने देश के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना विकसित की, डेवलप की, राष्ट्रवाद को बढ़ाया। ये राष्ट्रवाद सबसे महत्वपूर्ण था, राष्ट्रवाद की भावना सबसे महत्वपूर्ण थी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ। आई होप कि चाइनीज के आज तक की इस पैट्रियोटिक फीलिंग के पीछे वही सोच थी जो उन्होंने 19th सेंचुरी में ही अडॉप्ट कर ली थी। उन्होंने एक पावरफुल कंट्री के लिए पावरफुल आर्मी और एक पावरफुल इकोनॉमी, दो चीजों पे बड़ा बल दिया, और उन लोगों ने ऐसा किया भी। इसीलिए जापान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा, चीन इस विकास के दौर में पीछे हो गया। मैंने आपसे कहा कि 1867 एंड 68 में मेजी जो डायनेस्टी थी उसको नेतृत्व मिला, तोकुगावा वंश के शासन का समाप्ति हुई, और मेजी एक बार फिर सत्ता में आ गए। देश में तरह तरह का असंतोष था, अनसेटिस्फैक्शंस थी, साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो डिमांड की जा रही थी वो भी समय की मांग थी। और इसी बीच 1853 में अमेरिका में कोमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ जापान भेजा गया। मैथ्यू पेरी जापान में अमेरिका के साथ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखने के लिए ट्रीटी साइन की। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। जापान के रास्ते में था, मैंने आपसे कहा कि ट्रेड रूट पे था, जापान के रास्ते में था। जापान उस रास्ते पे था जहां पे चीन थी, मतलब पैसिफिक ओशन में जापान महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था। अमेरिका को प्रशांत महासागर में रुकने के लिए उन्हें अपने बड़े जहाजों को रिफ्यूल करने के लिए एक जगह चाहिए थी। इस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वो था हॉलैंड। इसलिए जापान के साथ व्यापार करने में अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट को दिखाया। चीन के साथ उसके व्यापारिक संबंध तो बढ़ेंगे, वो जापान के साथ भी व्यापार करेगा और जापान में अपने प्रभुत्व पर डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टेब्लिश करेगा। अमेरिका ने ऐसा किया जो जापान के फेवर में हुआ। अब पेरी के आगमन से जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला, प्रभाव पड़ा। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, सत्ता शोगुन के हाथ से सम्राट के हाथ में आ गई, और फिर अब सम्राट महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। उसने अपनी राजधानी एडो में स्थापित की। एडो एक ऐसा क्षेत्र जिसको आज वर्तमान में टोक्यो कहते हैं। 1868 में एक आंदोलन के द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया। अब शोगुन सत्ता से बाहर, इंपरर को सत्ता मिली कब? जब उनके रिलेशन अमेरिका के साथ बने और मैथ्यू पेरी पहुंचे। शोगुन जबरदस्ती सत्ता से हटा दिए गए। सम्राट मेजी को एडो बुलाया गया, एडो को राजधानी बना दी गई। इसका नया नामकरण हुआ, नॉमिनेशन किया गया टोक्यो, जिसका मतलब था ईस्टर्न कैपिटल, पूर्वी राजधानी। ये चीजें हम लोगों ने बात की। अब यहां पे जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी लोग थे, वो ये जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर अपने औपनिवेशिक साम्राज्य कॉलोनियल एम्पायर को बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन के हाथों में चीन की हार, ब्रिटेन के हाथों से जो चीन की हार हुई थी,
उससे भी जापान डरा हुआ था, सशंकित था। और इन चीजों को कई सारे नाटकों के माध्यम से, कई सारे पेंटिंग्स के माध्यम से वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। माय डियर, that is what I am saying is the very important thing that Japan minutely observed about the condition which happening during that time. He observed that the Britain, he was trying to expand their boundary, the colonial boundary. और इस तरीके से वो तेजी से प्रवेश करते हुए चला जा रहा था। बहुत से विद्वान, स्कॉलर्स, लीडर कि नए विचारों से सीखना चाहते थे। इट मीन वेस्टर्न जो कल्चर थी, उनकी अच्छी चीजों को जापानीज के बहुत सारे विद्वान लेना चाहते थे। लीडर्स ने भी इसको फेवर किया, जैसा कि चीन में नहीं किया गया था। कुछ लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे अपनी नई तकनीकी को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश के बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे सीमित तरह से खोलने के तर्क में दिया कि देश को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, बाहर की चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, एकाएक नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये धीरे धीरे अब जापान के अंदर डेवलपमेंट की बात चली आ रही थी। सरकार ने फोकुकू क्योहे की स्लोगन कर दिया, नारा दिया। फोकुकू क्योहे का मतलब क्या था? मैंने आपसे कहा फोकुकू क्योहे का मतलब था कि एक मजबूत राष्ट्र, और क्योहे का मतलब था एक पावरफुल आर्मी, रिच कंट्री एंड पावरफुल आर्मी। इस स्लोगन की नीति का ऐलान किया गया। उन्होंने समझ लिया था कि अपनी अर्थव्यवस्था का, अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है। नहीं तो अन्यथा क्या होगा? उन्हें भारत की तरह ब्रिटेन जैसे देशों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, उन्हें अधीन हो जाना पड़ेगा। यह बात उन्हें पता थी। उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने पराधीनता का सामना करना न पड़े, इसलिए उन्होंने अपने नागरिकों की कंडीशन पे विशेष ध्यान दिया। नेशन मेकिंग के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया। और यहां से जापान एक नए फेज में प्रवेश कर जाता है। जापान का विकास दिखाई देता है। इसके साथ साथ नई सरकार ने जो इंपरर सिस्टम थी उसको एक बार फिर से स्थापित किया। इंपरर सिस्टम एक बार फिर काम करने लगी। सम्राट व्यवस्था में जापानी विद्वान, जो जापानी स्कॉलर थे, उनकी मीनिंग क्या थी इंपरर सिस्टम में? इंपरर सिस्टम का मतलब क्या था उनके अकॉर्डिंग? वो कहते हैं कि जो इंपरर सिस्टम थी, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सम्राट, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी एक साथ सत्ता चलाते थे, और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजनीति सीधे सीधे सूर्य देवी के वंशज माने गए, जो राजनीतिक थे। जो इंपरर था वो सन गॉडेस का सक्सेसर माना गया। आर्मी और ब्यूरोक्रेसी दोनों इंपरर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गई, सम्राट के प्रति अपनी पूरी लॉयल्टी शो करेगी। और माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अब सम्राट को सीधे से सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे वेस्टर्नाइजेशन का नेता भी बनाया गया। सम्राट के जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी, मतलब नेशनल हॉलिडे के दिन की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। वह पश्चिमी अंग्रेज के सैनिकों के कपड़े पहने लगा। वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल को उसने अडॉप्ट किया। उसके साथ ही आधुनिक जो संस्थाएं थी, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस था, वो स्थापित किया गया।
1890 की जो शिक्षा संबंधी राजाज्ञा जारी की गई, उन लोगों को पढ़ने तथा जनता के सार्वजनिक रूप से सीखने और उनके हितों में काम करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया था। मतलब अब पूरा सेंस, पूरा सिनेरियो इस बात पे बल दे रहा था, पूरा जो परिस्थितियां थी वो ऐसे बदल रही थी कि अब एक तरफ तो जनता ने राजा को सूर्य देवी का वंशज भी माना और दूसरी तरफ उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के चीजों को एक्सेप्ट किया। राजा वेस्टर्न शासकों की तरह कपड़े पहनने लगा। राजा को यह अधिकार था कि अब वो पूरी तरीके से शासन अपने हाथ चलाए। इम्पर सिस्टम का मतलब मैंने आपसे बताया कि इम्पर सिस्टम का मतलब क्या था कि इम्पर सिस्टम दैट वाज द सिस्टम इन विच ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री बोथ, आई मीन टू से दैट they were doing along with each other, and bureaucrats and army they always become loyal. किसके लिए? सम्राट के लिए। उनको सम्राट के लिए लॉयल बना ही रहना होता था। ये व्यवस्था कमोबेश आज भी इसी तरीके से चली आ रही है। व्हाट आई एम सेइंग, ओके, अब चीजों को बुक से देखते हैं। बुक क्या कहता है? उन्हीं चीजों को, जिन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, कहता है ऑफिशियल्स एंड द पीपल वर अवेयर दैट सम यूरोपियन कंट्रीज वर बिल्डिंग कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया एंड एल्सवेयर. News of China being defeated by British was following in, and this was even depicted in the popular plays, so that there was a real fear that Japan might be made a colony. Many scholars and leaders wanted to learn from the new ideas in Europe rather than ignore them as the change were doing. Others sought to exclude the Europeans even while being ready to adopt the new technologies they offered. Some argued for the gradual and the limited opening to the outer world. The government launched a policy with the slogan "Foko kyo ho," rich country and strong army. They realized that they needed to develop their economy and build a strong army, otherwise they would face the prospect of being subjected like India. To do this, they needed to create a sense of nationalhood among the people and transform subjects into citizens. At the same time, the new government also worked at build what they called the emperor system. Emperor system, Japanese scholars used this term as the emperor was part of system along with the bureaucracy and the military. They exercised power. Officials were sent to study the European monarchies of which they planned to model their own. The emperor would be treated with the reverence as a considered a direct descendant of the sun goddess. But he was also shown as the leader of the westernization. His birthday became a national holiday. He wore Western style military uniform, and edicts were issued in his name to set up modern institutions. The imperial respites to education of the 1819 urged people to pursue learning, advance public good and promote the common interest. My dear, this is what I am saying. इस तरीके से जापान में बदलाव आया। जापान का पूरा राष्ट्र, जापान पूरी तरीके से एक मजबूत देश के रूप में खड़ा हो रहा था। जापान ने अपनी पूरी आंतरिक व्यवस्था को बदल डाली। जापान धीरे धीरे चेंज होने लगा और जापान 20वीं सेंचुरी तक आते आते एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। इस टॉपिक में अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे। ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा है। इस पैराग्राफ में आई थिंक हम देखेंगे कि किस तरीके से फिर 1870 के डिकेड्स के बाद जापान में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई,
सब्जेक्ट नए नए पढ़ाने जाने लगे, और फिर किस तरीके से वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, किस तरीके से मॉडर्न हुए, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और फिर मॉडर्न जापान की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।